चलो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। So planning is basically the process which helps us in understanding what course of action is to be accomplished and how that has to be established accomplished. Okay, कि क्या course of action follow किया जाएगा and that course of action is actually helping us to accomplish the goals and objectives for the organization. Okay, or we can say planning is basically done by anticipating the future outcomes कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम में एंड फिर उसको बड़े कॉन्शियसली डिसाइड करना कि कौन कब क्या और कैसे काम करेगा, ये प्लानिंग का काम है. ओके, सो दैट इज व्हाट द प्लानिंग इज बेसिकली. फाइन, सो इट इज एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर and is consciously deciding what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and who is going to do that particular activity. That is what basically planning is concerned with. Now we are moving on to the next aspect, that is your characteristics of planning. Planning सबसे important function है management का. Without planning you can't accomplish the various other steps of the management. जो organizing of resources है, direction है, controlling है, ये सारी की सारी चीजें जीरो हो जाएंगी अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, आपने प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं डिसाइड किया, आपने फ्यूचर को एंटिसिपेट नहीं किया, आपने कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन. तो ये जितना कुछ आप बाकी सारा काम करोगे वो सारा का सारा फेल हो जाएगा. दैट इज व्हाई प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी फंक्शन. Second important characteristic is planning is basically done by keeping our focus on the objectives or targets or goals of the organization. आप कोई भी प्लान जो बनाते हो वो सिंपली इसलिए बनाते हो क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को अकम्प्लिश करना है. ओके, एंड देन दैट इज व्हाई यू chalk out a particular course of action, a particular route which need to be followed for accomplishment of the goals of the organization. एंड प्लानिंग इज ए फंक्शन ऑफ ऑल द मैनेजर्स. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक मैनेजर प्लानिंग करता है दूसरा ऑर्गेनाइजिंग करता है, नहीं, सारे के सारे मैनेजर जहां भी जिस भी पोजीशन पे बैठे हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं. जिस मर्जी डिपार्टमेंट में मैनेजर बैठा है उनका सबसे पहला फंक्शन, जो सबसे पहला जॉब है वो प्लानिंग करना है. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो प्लानिंग है वो हायर लेवल्स पे ज्यादा होती है और लोअर लेवल्स पे कम होती है. जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्लानिंग का काम ज्यादा है, मगर जो ग्राउंड लेवल पे एम्प्लॉय है वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करता है जो प्लान ऊपर से बन के आता है. आपको नीचे कुछ नहीं करना है. जैसे स्कूल में प्रिंसिपल इज डूइंग द प्लानिंग, वेयर एज the teachers who are working at the lowest level, they are implementing those plans. Okay, they are not doing anything else. तो हायर लेवल्स पे प्लानिंग ज्यादा है और लोअर लेवल्स पे प्लानिंग का जो कंपोनेंट है वो कम हो जाता है. नेक्स्ट आते हैं, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं इन्वॉल्व होती, इसमें सारा का सारा जो आपका माइंड का वर्क है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, नॉलेज आपकी, क्रिएटिव थिंकिंग जो आपकी है वो यूज होती है. आपको डेली बेसिस की कोई एक्टिविटीज नहीं करनी है, आपको एक ऑर्डरली प्लान्ड सिस्टम क्रिएट करना है which is based on the statistics, guesswork, intuition and every other thing which is being involved. तो आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा इन्वॉल्व है प्लानिंग में एज कंपेयर टू आपकी फिजिकल एक्टिविटी. अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट बना लिया तो उसके बाद आपने प्लानिंग बंद कर दी. ब्रेकफास्ट के बाद लंच क्या बनना है, लंच के बाद डिनर क्या बनना है, उसके दौरान इस ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के दौरान जो बीच में गैप्स है उसमें किचन को क्लीन करके रखना है. ओके, आपके यूटेंसिल्स को क्लीन करके रखना है. तो एवरीथिंग इज ए प्रोसेस. तो प्लानिंग क्या है
ये नहीं कि आपने एक बारी खाया और उसके बाद सो गए और 10 साल बाद खाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, हर मोमेंट पे आपको प्लान करना पड़ेगा। इट इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड परमानेंट प्रोसेस। ओके, इट इज नॉट एंडिंग। जब तक आपका जीवन है तब तक आपको प्लानिंग करनी है। हर वक्त आपको एक नेक्स्ट थॉट को, नेक्स्ट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। मान लीजिए कि आज आपको रात को आपने डिसाइड किया कि सुबह ये काम करना है मेरे को। ओके, तो सुबह जब वो हुए तो देखा यार ठंड बहुत है बाहर, कैसे करें? तो फिर प्लानिंग करोगे। ओके, बट यू हैव टू डू दैट वर्क। So that is, you modifies your old plans in the light of the information which you are receiving। मतलब अभी के बारिश हो गई, ऐसा तो नहीं है कि बाहर निकल पड़ोगे। आपको लग रहा है कि बारिश होगी, तो यू विल टेक योर अम्ब्रेला और रेनकोट अलोंग सो दैट यू डोंट गेट ड्रेंच्ड। मतलब आपने प्लान को चेंज कर लिया, मगर आपने काम करना है तो आपका प्लान कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इट गोज ऑन चेंजिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट finally you try to accomplish the targets or the aims which you have fixed for yourself। So planning is not a one time activity, it is a continuous process। फिर प्लानिंग डायनामिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ऐसे नहीं है रिजिड, ना जी यही करांगे हम तो, जाट राम नहीं है ये। ठीक है, ये एक क्या है, फ्लेक्सिबल एक्टिविटी है। इसमें क्या है, यू हैव टू रीथिंक अगेन एंड अगेन व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। ओके, so that is very important aspect over here, that planning is flexible. It is changing with time to with every other moment. Okay, it is not an activity which is just once decided and you implement it as it is every time. Nahi, every time you need to rethink how to do a particular activity, how to accomplish a particular target। आपको हर बारी उसको चेंज करना है। ये नहीं कि एक बारी जो बात कह दी वो कह दी, अब इसी पे चलना है। नहीं, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है प्लानिंग में। प्लानिंग हैज टू बी डायनामिक, हैज टू बी फ्लेक्सिबल, इट हैज टू चेंज अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एक्शन और एज पर द एनवायरनमेंट। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, यू हैव टू मेक द मॉडिफिकेशन एंड देन इम्प्लीमेंट। ये है प्लानिंग आपके पास। ओके, अब इसके बाद है सर ये आपके तो लिमिटेशन में नहीं आता, क्या, प्लानिंग की डायनामिक। लिमिटेशन हाँ में सर, कैसे, लिमिटेशन प्लानिंग कैसे? लीड्स टू रिजिडिटी। तो उसमें रिजिडिटी में यह है कि इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। अब चलो फ्यूचर में आप वो, बता रहे हो इट इज फ्लेक्सिबल। हाँ तो मैं वो भी बताऊंगा ना। आप पहले इसको समझो जो मैं बता रहा हूँ कि प्लानिंग इज डायनामिक इन नेचर, इट हैज टू बी डायनामिक इन नेचर। ठीक है ना? अभी आपको उसके आगे वाला भी बताऊंगा कि क्या सिस्टम है। तो ये समझ आया कि डायनेमिक क्यों है आपके पास। हाँ। ठीक है, यस चलो सर। चलो, आपको लिमिटेशन भी समझाएंगे। फिर है प्लानिंग नीड टू बी, के आपके पास एक्यूरेसी का सिस्टम है, सिक्योर्स एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड एक्यूरेसी। प्लानिंग आपको एफिशिएंसी अचीव करने में और एक्यूरेसी और क्या कहते हैं इजीली अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में हेल्प करती है। कि अगर आपने कोई भी प्लान इस्टेब्लिश किया हुआ है तो आपके जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज होंगे। फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज होंगे, उनकी एफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम निकल के आएगी। उनकी इकोनॉमी होगी, इकोनॉमी मतलब कॉस्ट कम आएगी। और उनका जो टारगेट्स अकम्प्लिशमेंट होगा वो अप्रोक्सीमेटली ज्यादा होगा। मतलब 90%, 95% तक आप पहुंचोगे ही पहुंचोगे टारगेट तक। तो ये प्लानिंग आपको हेल्प करता है। इस तरीके से ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, उसकी एफिशिएंसी लाता है, क्योंकि आपने पहले से डिसाइड किया कि क्या कैसे करना है, तो वो करने में आपको हेल्प करता है। ओके, और आपकी जो एक्यूरेसी है उसको फिक्स करता है। फिर इसमें अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज इट इन्वॉल्व्स इन फोरकास्टिंग, कि आने वाले टाइम के बारे में आपको अवेयर करने में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, अगर
आप आज एनालाइज करोगे प्रेजेंट ट्रेंड्स को या पास्ट ट्रेंड्स को, तो भी आप बता सकते हो कि आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन हो सकती है। जैसे अभी एक एग्जांपल चल रहा था, एक बात चल रही थी कि गोल्ड 60,000 तक जाएगा, बट वो गिर के 48,000 पे पहुंच गया। क्यों? दिवाली तक जितना गोल्ड बेचना था लोगों ने 55,000 तक पहुंचा के बेच दिया। और उसके बाद अब दिवाली खत्म हो गई, अब कोई परचेजिंग नहीं हो रही है गोल्ड की, तो कहाँ पे पहुंच गया? 48। शादियां चल रही हैं और शादियों के सीजन के बाद अभी मतलब 5 7 दिन 10 दिन और के बाद गोल्ड कहाँ पहुंच जाएगा? 45,000 42,000, हो सकता है 40 पे भी पहुंच जाए। ओके, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी लोगों को लग रहा है फास्ट होने वाली है। ये जो है क्या कहते हैं आपका वो वैक्सीन आने वाली है, तो जो जॉब मार्केट है वो एक्टिवेट हो जाएगी, फैक्ट्रियां ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी, स्टॉक मार्केट ज्यादा इंप्रूव होगी, तो गोल्ड की तरफ को क्यों जाएगा? तो लोग प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे। आप गोल्ड में इतना पैसा लगाने की बजाय 5 लाख रुपया गोल्ड में लगाओगे, 5 लाख रुपया प्रॉपर्टी में लगा देगा कोई बंदा। तो मतलब इतना महंगा गोल्ड खरीदने से लोग हट रहे हैं। ओके, और इसलिए वो किधर मूव कर रहे हैं? प्रॉपर्टी या स्टॉक मार्केट की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा फायदा हो रहा है उनको। तो इसलिए क्या है, आप ट्रेंड्स को असेस करते हो और उसके बारे में बताते हैं कि आने वाला टाइम कैसे होने वाला है। ये प्लानिंग का काम है। प्लानिंग क्या करती है? लिंक करती है डिफरेंट फैक्टर्स को। जैसे मैन, मनी, मशीन, मटेरियल मैनेजमेंट है, ठीक है। इन हर एक की लिमिटेशंस हैं। मैन की लिमिटेशन है कि कुछ लिमिट तक काम कर सकता है। मनी भी हर कंट्री में फ्रीली अवेलेबल नहीं है। मशीन्स, टेक्नोलॉजी एक लेवल तक अवेलेबल है। रॉ मटेरियल भी एक लेवल तक अवेलेबल है। मैनेजमेंट के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को लिंक करके एक प्लान फॉर्मुलेट करती है कि सबकी जो कमियां हैं उनको एक साइड में किया जाए और जिनकी स्ट्रेंथ्स हैं उन सारों को यूनाइट करके एक पर्टिकुलर टारगेट अकम्प्लिश किया जाए। दैट इज व्हाट प्लानिंग इज। ओके, प्लानिंग, अनदर important थिंग इज प्लानिंग आउटलाइंस द रिजल्ट्स टू बी अटेन्ड। रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए हवा हवाई। जैसे फॉर एग्जांपल, आई टोल्ड इन आवर इंस्टीट्यूशन के ऑफलाइन एग्जाम नहीं हो सकते। प्लानिंग हो रही थी कि ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए कि ऑनलाइन होना चाहिए। आई टोल्ड कि ऑफलाइन एग्जाम नहीं ले पाओगे। एवरीबडी रिजेक्टेड माय कॉल। क्यों? उनकी जो प्लानिंग थी वो रियलिस्टिक नहीं थी, वो क्या थी? हवा हवाई थी एक तरह से। ठीक है, तो बाद में दे हैव टू टर्न अप टू ऑनलाइन एंड हाउ दैट पैन्स आउट दैट विल बी सीन। बट मैं क्या कह रहा हूं कि प्लानिंग आपकी जो है वो क्या होनी चाहिए? एक किसी ग्राउंड वर्क के ऊपर होनी चाहिए, किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर होनी चाहिए कि हाँ जी, ये चीजें हैं जो आस के आपके आसपास का एनवायरनमेंट है। वो सारी चीजों को देखने के बाद आप एक प्लान बनाते हो। वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो हवाबाजी में नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, तो प्लानिंग आपको रियलिटी के नजदीक पहुंचाने में हेल्प करती है, अगर आप उसे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्टडी करके बनाते हो। अदरवाइज आपको प्लानिंग किसी और ही गलत डायरेक्शन में लेके जा सकती है। ओके, तो ये तो थे आपके करेक्टरिस्टिक्स प्लानिंग के। अब आगे चलते हैं इम्पोर्टेंस के ऊपर। ओके, तो इम्पोर्टेंस में हमारे पास है, चलो इम्पोर्टेंस के ऊपर है। फर्स्ट थिंग इज इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। क्योंकि आपने पहले से डिसाइड कर रखा है क्या अकम्प्लिश करना है, कैसे अकम्प्लिश करना है, कब अकम्प्लिश करना है। तो आने वाले टाइम में जो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपने उनको प्री एम्प्ट किया हुआ है, पहले से अंडरस्टैंड कर रखा है, पहले से असेस कर रखा है। तो आपको आने वाले टाइम में कम मुश्किल पैदा होगी उसको अकम्प्लिश करने के लिए, टारगेट्स को। तो जो अनसर्टेनिटीज हैं उसकी असेसमेंट आपने पहले से कर रखी है कि क्या कुछ हो सकता है।
कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. When you have done detailed study about all those things, it reduces the risk of uncertainty of the future changes in the business environment or the various other aspects. Okay. Another important importance of planning is it makes you clear what are your targets, okay, what are your objectives. Specifically explain करता है हमें ये काम करना है, ऐसे करना है. अब यहाँ पे रिजिडिटी आ गई. क्लियर कट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये काम करना है, ऐसे किया जाएगा, ये रूट्स हैं आपके ABCD, इन रूट्स के थ्रू किया जाएगा. So that is what the another important thing is, that there is no confusion left with the people how to accomplish the targets and what targets are to be accomplished. इसलिए कोई बहानेबाजी की इसमें जो ऑप्शन है वो नहीं रह जाती, बिकॉज यू आर क्लियरली टोल्ड ये करना था, ऐसे करना था. ओके. तो ये जब आपको बता दिया प्लानिंग में, तो यू हैव नो अदर एक्सक्यूज लेफ्ट विद यू कि मेरे से काम क्यों नहीं हुआ. ओके. व्हेन यू विल फॉलो दैट पर्टिकुलर पाथ, you will accomplish the target as per the planned system of the management. Okay. प्लानिंग ब्रिंग्स इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, क्योंकि आपकी एवरीथिंग जो वट एवर द थिंग्स आर देयर दे हैव बीन प्रॉपर्ली स्ट्रीमलाइंड. फॉर एग्जांपल आप घर बनाने जा रहे हो, तो आपने प्लानिंग कर रखी है कि कितनी ईंटें लगेंगी एक घर में. अगर 200 गज का घर है, डबल स्टोरी या 2.5 स्टोरी बनाते हो, तो 80,000 ब्रिक्स लगती हैं उसमें. ओके. अगर उसकी जो डेप्थ है 3 से 4 फुट है सड़क से नीचे, अगर वो 10 से 12 फुट नीचे चलेगी, तो अप्रोक्सीमेटली आप लगा लीजिए कि 1 लाख से 1,10,000 ईंटें लगेंगी उसमें. फिर 10 फुट की आपको गहराई में मिट्टी भरनी है, तो कम से कम वो भी आपकी 1 लाख रुपए की मिट्टी लग जाएगी उसमें. तो आप वो भी प्लानिंग कर रहे हो कि 10 फुट की गहराई में मिट्टी भरनी है, और 20 से 25 हजार ईंटें ज्यादा लगनी है, और उसमें लोहा भी ज्यादा लगेगा. तो आपने वो प्लानिंग कर ली. तो आपने पहले से ही अरेंज कर लिया रिसोर्सेज, मतलब किसी से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तू ऐसा कर कि 1,10,000 ईंटें मेरे पास छोड़ दे, मेरे लिए प्रोड्यूस कर दिए. अदरवाइज वो ईंट आपके लिए प्रोड्यूस कर रहा है, अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट लेके आते हो, तो 5 से 6 रुपए की ईंट पड़ती है. बट आपने क्योंकि बल्क में पहले से ही प्री एम्प्ट कर लिया, तो आपने बल्क में खरीदा, तो वो 6 रुपए की जगह आपको 4.5 रुपए में दे गया ईंट. तो मतलब आपने 1.5 रुपया बचा लिया यहाँ पे. ऐसे ही आपने आयरन जो लगना था, स्टील के बार्स लगने थे, उसमें असेसमेंट कर ली कि कितने टन लगना है इसमें लोहा, तो वो भी आपने असेसमेंट कर ली. सीमेंट में आपने असेसमेंट कर ली कि मेरा एक ट्रक लग जाएगा, बड़े वाला ट्रॉला लग जाएगा. या आपका छोटा ट्रक, मतलब आपने कह दिया कि 500 या 1,000 बोरी लगेगी, तो आपने एक बारी में ही 1,000 बोरी खरीद ली. एक सीमेंट का बैग आता है 350 रुपए का, आपने 1,000 बोरी बाय कर ली, तो आपके पास कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली? 300 रुपए में मिल जाएगा, या 350 रुपए में मिल जाएगा. तो इस तरीके से आपने प्रायर असेसमेंट कर रखी है, कितने टन ऑफ स्टील लगेगा, कितनी ब्रिक्स लगेंगी, कितनी सीमेंट लगेगी, कितना आपका रेता लगेगा, कितना आपका क्रैशर लगेगा. ओके, वो असेसमेंट कर ली, तो आपने अपनी कॉस्ट्स को कम कर लिया. तो ये प्लानिंग करती है आपको हेल्प, कि इट ब्रिंग्स इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, के काम करने में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है. देन प्लानिंग प्रोवाइड्स यू द बेसिस ऑफ कंट्रोल. आप कंपेयर कर सकते हो कि आपने जब ये इतना काम किया था तो ये रिजल्ट निकल के आया, अब आपने इस तरीके से काम किया तो ये रिजल्ट निकल के आया, आपने तीसरे तरीके से काम किया तो जेड रिजल्ट निकल के आया. तो आप तीनों मैथडोलॉजीज को आपस में कंपेयर कर सकते हो. आप फिर बेस्ट मैथडोलॉजी यूज कर सकते हो. तो आपका एक्चुअल क्या रिजल्ट आना चाहिए था और आपने क्या अकम्प्लिश किया, उसको कंपेयर कर सकते हो. तो ये कब हो सकता है? क्योंकि आपकी प्लानिंग आपको एम्स टारगेट्स फिक्स करने में हेल्प करती है, और दैट इज हेल्पिंग यू इन कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज, कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही,
कि हमारी प्लानिंग कहीं फेल तो नहीं हो रही, जो हमने रूट फॉलो किया था कहीं वो उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऑल्टरनेटिव रूट तो नहीं हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि रास्ते में हर्डल आ गया है। तो इस तरीके से जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने में प्लानिंग आपको हेल्प करती है। समझ आ रहा है ये सारा? सर ये कंट्रोल वाला वापस बताना। कंट्रोल का ऐसे है कि आपने एक एस्टेब्लिश किया रास्ता काम करने का, ठीक है, आपके रिजल्ट्स आए, तो आपके पिछले साल तो आपने जिस तरीके से आपने डिसाइड किया था एक्स रिजल्ट आए, अगले साल वाई रिजल्ट आए, उससे अगले साल जेड रिजल्ट आए, ठीक है। अब आपने कंपेयर किया तो वो ऑलमोस्ट आसपास ही थे, तो आपने कहा ठीक है ये काम करने का तरीका ठीक है। मगर अगर बहुत ज्यादा डेविएशन आ रही है, ठीक है, रिजल्ट्स में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लानिंग फेल कर रही है। हमें चीजें दोबारा देखने की जरूरत है कि क्या गड़बड़ हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं ये टारगेट अकम्प्लिश हो रहा है। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये प्लानिंग ही आपको हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई वेयर द प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग, व्हाई द फेलियर्स आर बीइंग फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। समझ आया? यस सर। फिर है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन, के कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है, यूनाइट करने में हेल्प करती है। अगर जैसे अभी जो ये आए हैं एजुटेशन वाले, इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की होती, तो क्या ये यूनाइटेड वे में यहाँ तक पहुंच पाते, या इनकी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटेड नहीं होती। जैसे हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा कि इनमें फॉरवर्ड पार्टीज थी जो पहले से ही बता रही थी, पीछे से जो आ रही थी टीम्स उनको, कि आगे कितना बड़ा हर्डल है, कैसे कैसे हर्डल्स हैं, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ इक्विपमेंट चाहिए होगा इन हर्डल्स को रिमूव करने के लिए। तो ये क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग them what is to be done at what point of time। तो ये यूनाइट करती है एक्टिविटीज को, उनमें कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करती है, देन ओनली वी कैन अकम्प्लिश द टारगेट्स। तो ये प्लानिंग का प्लानिंग इस तरीके से हेल्प करती है आपको। ओके, तो ये यूनिटी ऑफ एफर्ट्स को करती क्रिएट करती है, कोऑर्डिनेशन अमंग्स द एफर्ट्स क्रिएट करने में हेल्प करती है हमारे को। फिर है प्लानिंग टेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करती है, उनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करने में हेल्प करती है। मैन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको इस तरीके से एक साथ कोऑर्डिनेट करती है, एक साथ यूनाइट करती है कि उनकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आए, उससे आउटपुट मैक्सिमम आए, वेस्टेज मिनिमम हो। ये प्लानिंग हेल्प करती है। ओके, दैट इज व्हाट द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। देन प्लानिंग हेल्प्स टू कंट्रोल हेस्टी डिसीजंस। आपने जो जल्दबाजी में कई डिसीजंस लेते हो, उन सारे डिसीजंस को कंट्रोल करने में प्लानिंग हेल्प करती है। इट प्री डिसाइड्स व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, एंड बाय whom इट इज टू बी डन। मतलब आप कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं करोगे, आप बड़े सोच समझ कर, बड़े अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एक्टिविटी करोगे, एंड दैट इज वेयर द प्लानिंग हेल्प्स यू इन अवॉइडिंग द hasty decisions। ओके, एंड प्लानिंग इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर है किसी एक्टिविटी को करने से में, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना मस्ट है, श्योर है। बट इफ यू आर नॉट डूइंग थिंग्स इन अ प्लान्ड वे, you are going to fail your own organization। That is the problem which you can face without planning। तो ये है आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ओके, समझ आया ये? यस सर। आगे चलें। अब आ जाओ लिमिटेशंस पे। सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है कि ये लैक ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। अब प्लानिंग फेल कब करती है? मान लो कि मैंने रिया को कहा कि मेरे को इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए,
तो रिया ने कहा, कहाँ मैं जाऊंगी अब घर से निकल के। किसी को फोन किया, वहां से इंफॉर्मेशन ली और मेरे को दे दी इंफॉर्मेशन। मैं तो रिया के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन के लिए, और उसने किसी अनरिलायबल सोर्स से मेरे को इंफॉर्मेशन ला के पकड़ा दी। तो जब मेरे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही रिलायबल नहीं है, डिपेंडेबल नहीं है, तो डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा। जैसे आजकल न्यूज चैनल है तुम्हारे, चाहे जी न्यूज पे बैठ जाओ, चाहे आज तक खोल लो, चाहे कोई और चैनल खोल लो, क्या करते हैं अभी पीछे क्या कह रहे हैं कि ये तो टेररिस्ट हैं, किसान नहीं है, ये बिचौलिए हैं, किसान नहीं है, ठीक है, ये खालिस्तानी है, किसान नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, उनके पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि वो तो ऑफिस में ही बैठे हुए हैं, वो बाहर निकल ही नहीं रहे अपने ऑफिस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। उनको कोई व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन दे देता है। जैसे अभी एक बड़ा एग्जांपल अच्छा देता हूं तुम्हें, मतलब एक जिसको आप कंपेयर भी कर सकते हो उस इंफॉर्मेशन को। पीछे एक इंफॉर्मेशन आई, पीटीआई एक न्यूज एजेंसी है, उसके थ्रू के इंडिया ने पीओके में हवाई हमला किया, और वो सारे न्यूज चैनल्स पे चलना शुरू हो गया। बाद में इंडियन आर्मी ने कहा हमने कोई हमला नहीं किया। इसका मतलब आपके पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था वो अनरिलायबल था, नॉट डिपेंडेबल। मगर आपने प्लान कर दिया उस इंफॉर्मेशन को फ्लैश करने के लिए अपने न्यूज चैनल्स पे, तो आपकी इंसल्ट हुई उसकी। तो जब भी आप एक अनरिलायबल, नॉन डिपेंडेबल सोर्स से डाटा इकट्ठा करके प्लानिंग करोगे तो आपकी प्लानिंग पक्का फेल हो जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। So to make planning successful, it is very important that you need to collect the information from a reliable and dependable source of data, not like कि आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लो और उसे यूज कर लो, वो आपके लिए नुकसानदायक बनेगी, वो आपको हार्म करेगी। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ जी, फिर आगे चलते हैं हम। लैक ऑफ एक्यूरेट फोरकास्टिंग। अगर आपने क्या किया है, क्वालिटी ऑफ फोरकास्ट इवेंट्स का मतलब आपने असेसमेंट प्रॉपर नहीं की, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई थी उसका आपने प्रॉपर डाइसेक्शन नहीं किया, तो आपकी जो फोरकास्टिंग है, जो आपकी इंट्यूशन है, क्रिएटिविटी है, अगर फेल कर गई तो आपकी फोरकास्टिंग भी फेल कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि आप प्रॉपर प्लानिंग पूरी तरह से तो 100% तो फोरकास्टिंग नहीं कर सकते हो, बट डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन यू हैव अवेलेबल विद यू। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं पूरी है तो आप फोरकास्टिंग कैसे कर पाओगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो प्लानिंग में फोरकास्टिंग फेल कर जाती है कई बारी, फ्यूचर फोरकास्टिंग, क्योंकि आपके पास जो डाटा अवेलेबल है वो प्रॉपर नहीं अवेलेबल है, उससे आप जो एनालिसिस निकाल रहे हो वो सब्सटेंशियल नहीं है टू टेल व्हाट कैन बी द फ्यूचर, एंड दैट इज वेयर द प्लानिंग फेल्स। ओके, एक्यूरेसी फेल कर जाती है आपकी। फिर है कॉम्प्लेक्स वर्क है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स वर्क बिकॉज इट डिमांड्स सीरियस थिंकिंग, हार्ड वर्क एंड टाइम। ओके, और कई मैनेजर क्या करते हैं, कट शॉर्ट करते हैं, अरे क्या इतना टाइम लगाना, क्या इतने डाटा पढ़ने, ठीक है यार कर दो, जुगाड़ करके निकाल दो। ओके, तो जब आप अपना टाइम, मनी और हार्ड वर्क नहीं इन्वेस्ट करते हो डाटा को एनालाइज करने में, स्टडी करने में, प्रॉपर प्लानिंग करने में, तो आपकी प्लानिंग फॉर श्योर फेल करेगी, आपको वो रिजल्ट्स नहीं देगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा दिमाग लगता है, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारी एनर्जीज लगती हैं। एंड इफ यू आर नॉट हैविंग दैट अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स available with you, who is having the best of minds, who are ready to invest their time and money, time and efforts into planning aspect, तो वो आपको required results नहीं दे पाते हैं, and thus you can't accomplish their
the aims which you have fixed through the planning. तो planning बहुत एक complex activity है. It puts lot of burden on your mind, efforts and energies. Okay, and then only you can get the required results. And those managers who do not invest their time and energies into analyzing and dissecting the data, they can't yield the required results which are expected from planning. Okay, तो ये कॉम्प्लेक्स है. फिर है रिजिडिटी. प्लानिंग क्या है कि इनफ्लेक्सिबिलिटीज क्रिएट करती है. आपने चार रास्ते ढूंढे, चार रास्ते आपने बता दिया कि ये चार रास्ते हैं, इन्हीं के थ्रू काम करना है, ऐसे ऐसे काम करना है, तो आप अकम्प्लिश करोगे. अब कोई एम्प्लॉय सोच रहा है कि ये चार की बजाय एक पांचवा रास्ता भी है, मगर मैनेजर क्या कहेगा? नहीं, जो मैंने रास्ता बताया है वही रास्ता फॉलो करना है. तो जब ये मैनेजर ये कहता है कि जो मैंने रास्ता बताया है वही रास्ता फॉलो करना है और कोई रास्ता नहीं फॉलो किया जाएगा, क्योंकि उसने टॉप ऑफिशियल्स ने आपस में बैठ के डिसाइड कर लिया और निचले लेवल से जिन्होंने उसे इम्प्लीमेंट करना है उनसे कोई डिस्कशन ही नहीं की. जैसे अभी आपके ये है फार्म बिल्स में कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने पार्लियामेंट में बैठ के या मिनिस्ट्रीज में बैठ के, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में बैठ के सारा कुछ डिसाइड कर दिया, या किसी बड़े टॉप बिजनेस हाउस ने एक प्लान बना के दे दिया, उसको वो उन्होंने थोड़ा बहुत स्टडी किया, उसमें थोड़े बहुत प्लस माइनस करके उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, बिना पता किए कि जमीन पे क्या होने वाला है, इसका कैसे किया जाएगा, कि किसान इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे या क्यों करेंगे, इसके बारे में उन्होंने नहीं, उनको किसी से उन्होंने गाइडेंस ही नहीं ली ग्राउंड लेवल पे. तो जब आप ग्राउंड लेवल पे किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो मगर उनसे ग्राउंड लेवल से पूछोगे ही नहीं, स्टेक होल्डर से, हाउ टू डू दिस, कैन देयर बी एन अनदर वे टू डू दिस, तो उसमें क्या है, आपकी रिजिडिटी हो जाती है कि आपने थोप दिया कि आपको यही तरीके से काम करना है. ओके, ये चार तरीके हैं, इन तरीकों से काम करना है, पांचवा कोई भी वे आउट नहीं है. तो जब प्लानिंग में ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो क्या करती है, रिजिडिटी क्रिएट करती है, एंड दैट लीड्स टू फेलियर ऑफ प्लानिंग. समझ आया डिफरेंस फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी में? यस सर. Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. लैक ऑफ स्पेसिफिक गोल्स. प्लानिंग में आपके कोई क्लियर कट गोल्स नहीं है, आप जर्नलिस्टिक गोल्स को अकम्प्लिश करने के जाते हो, जैसे क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ. अब क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ तेरे लिए क्या होगा आशीष, बता. गोल अचीव करना सर, हाँ, गोल अचीव जो करना आगे सोचा है ना, जो आगे सोचा, मतलब एक जर्नलिस्टिक, कोई तेरी वो नहीं है, मतलब 95%, 97.5%, 98.2%, ऐसे तो नहीं बता रहा ना तू, नो सर. है ना, मतलब तू एक बड़ी स्टेटमेंट देता है. तो ऐसे ही प्लानिंग के साथ प्रॉब्लम है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अरे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कोई कहता है स्वच्छ भारत. अब स्वच्छ भारत में तो बहुत कुछ स्वच्छ होने वाला है, लोगों के दिमाग स्वच्छ होने वाले हैं, टीवी पे जो सीरियल्स आते हैं वो स्वच्छ होने वाले हैं, मूवीज स्वच्छ होने वाली हैं, किताबों में जो लिखा जाता है वो स्वच्छ होने वाला है, इंटरनेट पे जो दिखाया जाता है वो स्वच्छ होने वाला है, टॉयलेट्स स्वच्छ होने वाली हैं, टॉयलेट का सिस्टम होना चाहिए, सड़कें साफ होने वाली हैं, बस स्टैंड साफ होने वाले हैं, मार्केट साफ होने वाली है. तो स्वच्छ भारत तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो गई, ठीक है ना. अब आपको क्या क्लीन करना है, क्या नहीं क्लीन करना है, वो तो एक्सप्लेन कर दो, मगर वो नहीं आपने, मतलब आप क्लियर कट नहीं बता सकते हो, पिन पॉइंटेड आप टारगेट नहीं बता सकते हो कि व्हाट इज द पिन पॉइंटेड टारगेट. जब आप प्लानिंग पिन पॉइंटेडली नहीं करते हो तो उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपके वो है ना, ये हाथी वाली बात है कि एक कुछ अंधों को कह दिया कि हाथी डिफाइन करो, तो उसने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को हाथी के हाथ लगा के बताना शुरू कर दिया अपने अपने तरीके से.
तो ऐसे ही प्लानिंग में होता है, जिसको जो समझ आया उसने वैसे समझाना शुरू कर दिया, वैसे उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण प्लानिंग के फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक्सप्लेन्ड नहीं होती, टारगेट ओरिएंटेड एक्सप्लेन नहीं होती, एक जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट होती है, और जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट में जनरली इसके फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। फिर है लैक ऑफ प्लानिंग स्किल्स। ऐसा नहीं है कि हर जो एम्प्लॉय बैठा हुआ है, जो टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ है, हर किसी को बहुत ज्यादा नॉलेज है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। प्लानिंग मतलब किसी को पता हो सकता है कि ये कैसे करना है, बट हर किसी की आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनके पास हर तरह के ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के स्किल्स हैं। They can be having some short term skills, somebody will be having long term skills, but everybody is not having that much of skills that they are helping us in solving the problems of the organization. तो जो प्लानिंग स्किल्स लैक करते हैं मैनेजर्स, उसके कारण भी आपकी प्लानिंग के फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई शॉर्ट टर्म प्लान बनाते हैं, कई लॉन्ग टर्म बनाते हैं, तो उसके स्किल्स के ऊपर के कैसी आपने एनालिसिस किया है, कैसा आपने प्लान बनाया है, उसके ऊपर उसका डिपेंड करता है उसका सक्सेस और फेलियर। तो ये जो स्किल्स हैं आपके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर है रेजिस्टेंस टू चेंज। जो लोग आपके काम कर रहे हैं, जैसे अब हम एमएसपी पे फिर दोबारा आ रहे हैं कि अब किसान बदलना नहीं चाहते, सरकार ये कह रही है कि किसान बदलना नहीं चाहते। हमने तो ओपन मंडी दे दी आपको, एक सरकारी मंडी थी, एक ओपन मंडी थी, प्राइवेटाइजेशन कर दी आपकी खेती की, अब आप किसी को भी बेचो। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप ये हमारे साथ गड़बड़ कर रहे हो। तो मतलब एक रेजिस्टेंस है चेंज की, कि आप चेंज नहीं लाना चाहते हो, चेंज नहीं होना चाहते हो। नई मशीनरी लगी है, उस मशीनरी को, जैसे जूम क्लासेस हैं, तो लोग जूम क्लासेस को अवॉइड करते हैं कि नहीं, और लाइव क्लास क्यों लेना है, वीडियो बना के भेज देते हैं। वीडियो भी क्यों बनानी है, पीडीएफ क्लिक किया फटाफट, 5 मिनट में पीडीएफ क्लिक किया और भेज दिया, अपनी जान छुट्टी, ठीक है ना, अपने आप पढ़ लो। तो ये जो सिस्टम है, ये है आपके प्लानिंग को फेल करने के तरीके, कि आप बदलना ही नहीं चाहते वक्त के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, रिक्वायरमेंट के साथ, और जब आप नहीं बदलना चाहोगे तो प्लानिंग अपने आप फेल हो जाएगी। दैट इज द अनदर लिमिटेशन विद द प्लानिंग। ओके, कि पीपल डोंट वांट टू चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क, एंड दैट्स व्हाई प्लान्स फेल। ओके जी, समझ आया ये। यस सर। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आज करें या बाद में? सर्कल कर लेंगे। चलो ठीक है, सर ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में। ये लास्ट है। हाँ सर पता है, एक्सटर्नल लिमिटेशन आएगी क्या? एक्सटर्नल लिमिटेशंस। हाँ बुक में 2 दी हुई है, बुक एक में ना। इंटरनल। हाँ सर। वो इंटरनल अरे एक्सटर्नल लिमिटेशंस क्या है, कि जो इन्वायरमेंट की है, जो बाहर वाले इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल, इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, या क्या कहते हैं फाइनेंशियल चेंजेस, ऐसे ऐसे ये एक्सटर्नल है। तो आप उसको अलग से क्यों कर रहे हो सर डिफरेंट? आपने इतने सारे फीचर्स बताया बुक। नहीं नहीं वो अलग से तो नहीं, मैं तो कुछ और पूछ रही थी। उसमें फीचर्स हमारे में 7 है, आपने 7 से ज्यादा करवाया। कोई बात नहीं, ज्यादा कर लिए तो क्या दिक्कत है। नहीं नहीं कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, मतलब वैसे ये हमें तो एनसीईआरटी वाले फॉलो करने हैं ना। जो मर्जी लिख दो, कोई एनसीईआरटी नहीं है, उनको तो फीचर से मतलब है। ये तो सिर्फ तुम्हारे स्कूल में टीचर देखेगा कि एनसीईआरटी फॉलो की कि नहीं, ठीक है ना। चलो अच्छा, इसे कर ही लेते हैं, वरना प्रोसेस को। कोई भी लिख दो। हाँ, प्रोसेस को फॉलो कर लेते हाँ हैं, सर ये लास्ट कर टॉपिक है, फिर कर ही चैप्टर लेते हैं, तक। ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, सिंगल
टाइप ऑफ प्लान्स तो है ही नहीं, ये तो कट गया। हाँ नहीं, मैंने सिर्फ डेफिनेशन डाली हुई है सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान की। चलो प्रोसेस में आ जाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करना। कोई भी प्लानिंग आपकी बिना किसी टारगेट को फिक्स किए बगैर नहीं बन सकती। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो क्या है कि आपको देखना है क्या टारगेट्स आपको अकम्प्लिश करने हैं, और उन टारगेट्स को डिसाइड करते हुए आप एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क क्रिएट करते हो और उसमें आप एक प्लानिंग बनाते हो। मतलब आप ये देखते हो कि क्या ये टारगेट्स हमारे लिए अचीवेबल भी हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इन टारगेट्स को अकम्प्लिश कर सकते हैं। और जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ रिसोर्सेज को, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हम इनको अचीव कर सकते हैं, देन ओनली यू स्टार्ट योर प्लानिंग कीपिंग इन माइंड दोज टारगेट्स। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा है असेसमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, दोनों को स्टडी करना पड़ता है। इंटरनल में आपको देखना है आपके पास कितनी मशीनरी है, कितना ह्यूमन रिसोर्स है, क्या क्या स्किल्स हैं, कितने रॉ मटेरियल है, कितना पैसा है आपके पास। और एक्सटर्नल में आपको देखना है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज आने वाली हैं, अभी क्या चल रही हैं, फ्यूचर में क्या होगी, कॉम्पिटिटर कैसा है आपका, अभी क्या कंपटीशन लेवल है, बाद में क्या हो सकता है, सोशल सिस्टम कैसा है, सोशल वैल्यूज कैसी हैं, कि क्या अगर आप शराब की फैक्ट्री खड़ी करना चाहते हो और लोग शराब पीने के अगेंस्ट हैं, तो आप वैसे कैसे शराब की फैक्ट्री खड़ी करोगे वहां पे? तो सोशल वैल्यूज कैसी हैं लोगों की, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं। तो ये सारा आपको स्टडी करना पड़ता है बिफोर स्टार्टिंग प्लानिंग फॉर एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, देन नेक्स्ट इज योर कि प्लानिंग प्रेमाइस बनानी। प्रेमाइस होता है एक फाउंडेशन ले डाउन करते हो कि इस बेसिस पे हम एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और एक पर्टिकुलर प्लान को इस्टेब्लिश करेंगे। ओके, अजम्पशंस, ये जो वर्ड है प्लानिंग प्रेमाइस का मतलब होता है अजम्पशंस। ओके, कि कैसा एनवायरनमेंट होगा आपका फ्यूचर का। ओके, इस सारे को एजम्पशंस को हम क्या बोलते हैं? वर्ड प्लानिंग प्रेमाइसेस। ओके, तो प्लानिंग इज आने वाले टाइम की फॉरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इट हेल्प्स यू इन मेकिंग रियलिस्टिक एजम्पशंस कि क्या सेल्स होगी ओके आने वाले टाइम में, क्या प्रोडक्ट्स लोग पसंद करेंगे, कैसी टेक्नोलॉजी होगी। जैसे एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। ओके, फ्लाइंग कार्स पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, हाइड्रोजन फ्यूल पे, ये सारा फ्यूचर आने वाला टाइम है। प्राइसेस क्या होंगी इन सारी चीज़ों की, कि क्या लोग अफोर्ड भी कर पाएंगे टेस्ला की गाड़ी कि नहीं। तो ये सारा क्या है? फ्यूचर असेसमेंट है, अजम्पशंस है, जिसके बेसिस पे आप एक क्या कहते हैं वो बनाते हो, प्रेमाइस इस्टेब्लिश करते हो कि ये हो सकता है, तो हम अगर ऐसा करें तो हम ये अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो आप आने वाले सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो और उसकी उन एजम्पशंस के बेसिस पे आप कोई टारगेट अकम्प्लिश करने की कोशिश करते हो कि आने वाले टाइम में, जैसे ब्रिटेन ने कहा कि 2030 तक हम पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बंद कर देंगे। तो इसका मतलब प्रेमाइस क्या है कि आने वाला टाइम किस फ्यूल का है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, और क्या कहते हैं हाइड्रोजन व्हीकल्स का है, या क्या कहते हैं और कोई टेक्नोलॉजी आएगी। तो जो एक बैटरी बनाने वाली कंपनी थी, उसने क्या किया? टेक्नोलॉजी डेवलप करनी शुरू कर दी सो दैट they can supply high powered batteries to the electric vehicles। ओके, तो चाइना में एक कंपनी आई है जो बहुत बड़े लेवल पे बहुत अच्छी बैटरीज बना रही है, जिसकी 4 साल लाइफ है बैटरी की, और वो मतलब फुल प्रोडक्टिविटी दे रही है। और उसने एक नया टाइप का कंपोनेंट इस्टेब्लिश किया है जिससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी कम है और बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा है, और उससे एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है, मतलब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम है। तो उसने बहुत बड़े पैमाने पे बैटरीज प्रोड्यूस किया। जैसे अभी पेंडेमिक हुआ तो वेंटिलेटर्स चाहिए थे, तो जापान की एक कंपनी है, उसने असेसमेंट की कि लोगों को वेंटिलेटर्स चाहिए, तो उसने इस पेंडेमिक में इतना पैसा कमा लिया कि
मतलब nobody can think of that particular aspect. Okay, तो ऐसे ही कई कंपनीज ने जैसे जैसे इन्वायरमेंट को स्टडी किया वैसे वैसे उन्होंने अपनी प्लानिंग की, and they ramped up their production capacities and earned a lot of money out of this. जैसे अब आने वाले टाइम में पेंडेमिक के आने वाले टाइम में वैक्सीनेशन होनी है, तो एक कंपनी है लग्जमबर्ग की, उसको पता है कि सब 0 डिग्री में हमें ट्रांसपोर्टेशन करने के चांसेस होंगे वैक्सीन को, तो उसने अपने ट्रक्स डेवलप करने शुरू कर दिए, उसने कंसाइन कंटेनर्स डेवलप करने शुरू कर दिए वैसे। और एक कंपनी है जिनको ये पता लग रहा है आने वाले टाइम में सिरिंज बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, सुई चाहिए होगी, वो चाहिए होगी, क्या कहते हैं, आपके लिए सिरिंजेस चाहिए होंगी। तो लोगों ने, सरकार ने, कंपनियों ने उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी शुरू कर दी, उसको स्टॉक करना शुरू कर दिया। तो ये जो एस्पेक्ट है, आने वाले टाइम को आपने असेस किया और उसके बेसिस पे आपने एक प्लान आउट किया कि कैसे इसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द प्लानिंग प्रीमाइस अजम्पशन। समझ आया है प्लानिंग प्रीमाइस क्या होता है? यस सर। फिर है यस सर। रिव्यूइंग द की फैक्टर्स के क्या क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, जैसे मशीनरी से फाइनेंस और लेबर, क्योंकि हमारे पास की फैक्टर्स क्या है, फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेस। ओके, तो आप इनकी बार बार असेसमेंट करते हो कि क्या हमारे पास रिक्वायर्ड पैसा होगा जो हमें चाहिए, क्या हमारे पास रिक्वायर्ड लेबर होगी, क्या हमारे पास वो मशीन, वो टेक्निक अवेलेबल होगी आने वाले टाइम में जिससे हमने प्रोडक्शन एक्टिविटीज करनी है। तो आप उनकी टाइम टू टाइम असेसमेंट करते रहते हो और उसकी असेसमेंट के बाद आप अपनी प्लानिंग को क्रिएट करते हो। तो ये है रिव्यूइंग द की फैक्टर्स। देन डेवलपमेंट ऑफ द अल्टरनेटिव प्लान। आप कभी भी एक प्लान के ऊपर नहीं चलते हो। ओके, हमेशा क्या करते हो कि आप एक प्लान ए के साथ प्लान बी बनाते हो कि कहीं प्लान ए में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो प्लान बी साथ में चला सकें, so that we can accomplish the targets which has been fixed by us for the organization. तो ये बहुत important है। You can never depend upon one single plan. You have to use alternative plans so that they help the main plan to accomplish the targets which has been fixed for the organization. That is what the alternative planning is. फिर है evaluation of alternative plans. आप क्या करते हो, इवैल्यूएशन करते हो, असेसमेंट करते हो सारे प्लान्स की, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, एंड देन आफ्टर इवैल्यूएशन एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ सक्सेस फ्रॉम दीज प्लान्स, you decide that this should be the main plan, then this should be the secondary plan B, this should be the secondary plan C। मतलब ये सपोर्टिव प्लान्स हैं जो मेन प्लान को सपोर्ट करते हैं एंड thus finally help us in accomplishing the target। तो आपको उनकी असेसमेंट करनी बहुत ज़रूरी है, उनकी इवैल्यूएशन करनी बहुत ज़रूरी है, उनके जो आउटपुट है कि क्या ये हमें एक्चुअली हेल्प कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन ओनली यू कैन अकम्प्लिश द टारगेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन देयर इज योर selection of suitable plan. So when you have evaluated, assessed and understood the performance of various plans, then you select a plan which is logical and practical, secondly which is flexible and can be modified, okay, which is more specific rather than being general, and which helps which is more practically implementable देन अदरवाइज। तो ये आपको फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि वो ज़्यादा, आप ऐसा प्लान सेलेक्ट करोगे जो बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल है, जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो टू एन एक्सटेंट, ओके, जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। ऐसे नहीं कि ठीक है ये कर लेंगे, नहीं, ये नहीं, ये ही करेंगे, वो वाले प्लान्स होने चाहिए। एंड इट शुड बी एक्सेप्टेबल बाय द पीपल हु हैव टू इम्प्लीमेंट इट, ओके। और इसके लिए रिसोर्सेज अगर जिस जो प्लान हमने इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज अगर अवेलेबल हैं
तभी हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, एक प्लान को चूज करते हैं कि दिस इज द प्लान विच फुलफिल ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स शुड बी सिलेक्टेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग। ओके, फिर है लेइंग डाउन डेरिवेटिव प्लान्स। डेरिवेटिव प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जो मेन प्लान को हेल्प करते हैं टू अकम्प्लिश द टारगेट। ये सपोर्टिव प्लान्स होते हैं या सब प्लान्स होते हैं, और ये ओवरऑल फ्रेमवर्क में प्लानिंग में साथ साथ चलते हैं कि कहीं पे कोई गड़बड़ हो जाए तो ये डेरिवेटिव प्लान आके असिस्ट करते हैं टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अकम्प्लिशमेंट। ओके, तो ये आपके पास डेरिवेटिव प्लान्स हैं। ओके, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एयरलाइन डिसाइड टू यूज अ फ्लीट ऑफ न्यू प्लेन्स, ओके, फॉर डीलिंग विद द एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ वेरियस मतलब एम्प्लॉयज के ट्रेनिंग के लिए डील करता है। तो ये सारा कुछ है इसमें लेइंग डाउन डेरिवेटिव प्लान्स में। ओके, तो लास्ट आपके पास था सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग, ये तो सिलेबस में ही नहीं है ना। So this is all in this chapter। ठीक है जी, ओके चलो। सर, एक डाउट था। इकोनॉमिक्स में जो नेशनल इनकम चैप्टर है, मेरे को बताएं